बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज फाइनली मैं डिस्कशन करवाने जा रहा हूँ एमडी कैट 2024 के केमिस्ट्री पोर्शन की। तो पेपर को मैंने एनालाइज किया। आई डोंट थिंक कि कोई भी एक भी ऐसा एमसीक्यू है था, कोई एक भी ऐसा एमसीक्यू था जो मुश्किल हो। सारे एमसीक्यू ही बहुत आसान थे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स इन एन एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने नंबर ऑफ मोल्स के इतने ज्यादा फार्मूले पढ़े हैं। एक फार्मूला आपने ये भी पढ़ा हुआ है, n इक्वल्स टू स्मॉल m ओवर कैपिटल M, गिवन मास ओवर मोलर मास। तो आप खुद ही बताएं उसका मोलर मास के साथ क्या रिलेशन होगा। ठीक है, आप खुद ही बताएं कि उसका मास के साथ क्या रिलेशन होगा। ठीक है, सामने सामने हमें इस रिलेशनशिप से पता चल रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। ठीक है, मोलर मास से इनवर्सली रिलेटेड है। आइए दूसरे ऑप्शंस को देखते हैं। हमारे पास है इंपीरिकल फार्मूला मास। अगर हम इंपीरिकल फार्मूला मास को देखते हैं ना, तो वो एलिमेंट का तो होता ही नहीं। एलिमेंट का तो इंपीरिकल फार्मूला मास होता है, तो इस ऑप्शन पे सोचने की जरूरत ही नहीं है। रही बात फार्मूला मास की, फार्मूला मैच भी नहीं होता है एलिमेंट का, वो तो फार्मूला यूनिट जिसका होता है उसका फार्मूला मैच। हमें इन दो ऑप्शंस पे तो जरा सोचने की जरूरत ही नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर हमारे पास ये होगा। देयर इज नो कंफ्यूजन, वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन। अब हमारे पास बात आती है द टाइप एंड रिलेटिव अमाउंट ऑफ ईच एसिटोम इन एन एलिमेंट कैन बी फाउंड बाय। कितना आसान एमसीक्यू है, कितना इतना बड़ा टॉपिक बना हुआ है बुक में, जिसके एंड पे आइसोटोप्स की टाइप और उनकी परसेंटेज अबंडेंस फाइंड कीजिए। वो कौन सा टॉपिक है इतना बड़ा? वो टॉपिक हमारे पास मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री है। ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं हुआ, ये और ये फेडरल में मेंशन है। बहरहाल इनका उससे कोई लेन देन, मेरा ख्याल है किसी भी एक भी समझदार बच्चे का ये क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट। ये बड़े मजे का क्वेश्चन था और इतना इजी क्वेश्चन था कि ये बुक की लाइन है आपके पास। जो यहाँ पर एक, मैं आपको ना पेज नंबर बताता हूँ। आज मेरे सामने बुक्स पड़ी हुई हैं, तो मैं आज आपको पेज नंबर बताता हूँ। पेज नंबर खोलें, आपको जो पहला चैप्टर ना, पहला चैप्टर, उसमें पेज नंबर है आपके पास 6, जिसमें एवरेज एटॉमिक मास वाले टॉपिक में, एवरेज एटॉमिक मास वाले टॉपिक में यहाँ पर लिखा हुआ है। इनफैक्ट ये देखें, यहाँ पर लिखे, पता नहीं अब आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। बहरहाल ये लिखा हुआ है कि इनफैक्ट एटॉमिक मैसेज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोटोप्स एंड देयर नेचुरल अबंडेंस। तो हमारे पास इसका आंसर कौन सा हो जाता है? नंबर ऑफ आइसोटोप्स एंड देयर अबंडेंस। ठीक है, एटॉमिक नंबर से मैथ चेंज हो रहा होता है, एटॉमिक नंबर चेंज होने से एटॉमिक मैथ चेंज हो रहा होता है, लेकिन एटॉमिक मैथ एटॉमिक नंबर पर डिपेंड नहीं कर रहा होता है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर तो बिल्कुल ही डिपेंड नहीं करता। Without wasting any time, we will move towards our next question, जो कहता है कि no individual atom in the sample of 1 mole of neon has a mass of 20.18 AMU. Because ये जो 20.18 AMU है, ये क्या है? 20.18 AMU बेसिकली वो वाला mass है जो नंबर ऑफ आइसोटोप्स और रिलेटिव अबंडेंस से फाइंड किया जाता है। और ये कौन सा मैथ होता है? ये फ्रैक्शनल मैथ नहीं होगा, ये एवरेज एटॉमिक मैथ होगा। मैंने ये वाला जो क्वेश्चन था ना, इस पे फ्रैक्शनल में जब हम डिस्कशन जब हम की बना रहे थे, तो हमने सोचा था फ्रैक्शनल मैथ्स होना चाहिए या एवरेज मैथ्स होना चाहिए। दोनों ही ऑप्शन ठीक लग रहे थे। ठीक है, मुश्किल एमसीक्यू नहीं है, ये आसान ही है। लेकिन जब हमने देखा कि ज्यादा एक्यूरेट आंसर कौन सा बन रहा है कि 20.18 AMU आता किस तरह, तो हमें पता चला कि रिलेटिव अबंडेंस और आइसोटोप्स, नंबर ऑफ आइसोटोप, ये आइसोटोपिक मैस, इनको थ्रू हम निकालते हैं ये 20.18 AMU। ठीक है, जब इनके थ्रू निकाला जाता है तो ये क्या होता है? बेसिकली ये हमारे पास एवरेज एटॉमिक मैस होता है। आपकी बुक में ये कहां पर लिखा हुआ है? देखें, एवरेज एटॉमिक मैस वाला जो टॉपिक है ना, उसी के अंदर नीचे लिखा हुआ है नो इंडिविजुअल नियॉन एटम इन द सैंपल हैज अ मास ऑफ 20.18 AMU, और ऊपर लिखा है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन इज 20.18 AMU। तो इससे हमें क्या पता चलता है? आंसर हमारे पास फ्रैक्शनल एटॉमिक मास नहीं है, बल्कि हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास है। हम अब हम आगे आते हैं पी ऑर्बिटल। आप मुझे बताएं, आपके पास कोई भी पी ऑर्बिटल हो तो उसकी शेप किस तरह की होती है? ऐसे होती है। ठीक है, पी एक्स ये हो गया, ये पी वाई हो गया, पी जी हो गया। कोई भी पी ऑर्बिटल हो, उसके अंदर कितने लोब्स आ रहे हैं? 1 2। आंसर इज 2। कितना सिंपल क्वेश्चन था। इट इज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। कितना मुश्किल एमसीक्यू है, मुझे तो समझ नहीं आ रही है कहाँ से उठा के आ गया। कार्बन में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1s2 2s2 2p2 2px1 2py1। आई होप सो इसमें किसी भी स्टूडेंट को रत्ती बराबर भी कंफ्यूजन नहीं होगी। 1s2 2s2 2p2। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस आर। आप मुझे बताएं कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल में कोई अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं? आंसर इज नो, देयर आर नो अट्रैक्टिव फोर्सेज इन अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस, सो द आंसर इज एब्सेंट। कितना आसान सवाल है। करेक्ट आइडियल गैस इक्वेशन किस बच्चे को नहीं आती? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी।
मुझे तो डिस्कशन करवाते हुए इतनी हंसी आ रही है। आज तक मैंने इतनी आसान एफएलपी की डिस्कशन नहीं करवाई। आज तक मैंने इतनी आसान एफएलपी की डिस्कशन नहीं करवाई। दिस इज द इजीएस्ट डिस्कशन आई एम मेकिंग। हम आगे आते हैं। रियल गैसेस शो डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। कब डेविएट करते हैं आइडियल बिहेवियर से? जब प्रेशर को ज्यादा कर दिया जाता है, उनका वॉल्यूम डोमिनेंट हो जाता है। जब हम टेम्परेचर को कम कर देते हैं तो उनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट हो जाती है। जब अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट हो जाए, वॉल्यूम डोमिनेट हो जाए, तो ये दोनों कंडीशन जब आ जाए तो हम कहते हैं वो नॉन आइडियल बिहेवियर शो करे। वैसे एक भी आ जाए तो नॉन आइडियल होता है, लेकिन दोनों आ जाए तो ज्यादा नॉन आइडियल। तो हम देखेंगे किस में हाई प्रेशर है और किस में लो टेम्परेचर, दोनों इकट्ठे किस में आ रहे हैं। हमारे पास लो टेम्परेचर लो प्रेशर नो, हाई टेम्परेचर नो, हाई टेम्परेचर नो, हाई टेम्परेचर नो, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। आई होप आपको समझ आ गया। मैंने वजह बता दी कि लो टेम्परेचर पे क्या होता है और हाई प्रेशर पे क्या होता है। अब हम आगे आते हैं। इन ऑर्डर टू बॉयल दी वाटर एट 110 डिग्रीज। अच्छा, अब मुझे बताएं कि जब 760 टॉर एक्सटर्नल प्रेशर होता है तो आपके पास वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? द आंसर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि एक्सटर्नल प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान का रिलेशन क्या है? तो आप बोलेंगे कि देयर इज डायरेक्ट रिलेशन, ऑलमोस्ट डायरेक्ट, मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही डायरेक्ट रिलेशन होता है। जैसे एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाते हैं तो प्रोपोर्शनली बॉइलिंग पॉइंट नहीं बढ़ता लेकिन बढ़ता है। मतलब ये नहीं कि आपने 10 डिग्री सेंट के 10 एटीएम बढ़ाया प्रेशर तो 10 टॉर सॉरी 10 टॉर आपने प्रेशर बढ़ाया तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में माइनर सा इंक्रीज आता है लेकिन आता इंक्रीज। अब वो कह रहे हैं कि आपको बॉइलिंग पॉइंट में 10 डिग्री सेंटीग्रेड का इंक्रीज चाहिए, तो आपको एक्सटर्नल प्रेशर में क्या चेंज लाना पड़ेगा? ऑफ कोर्स आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। किससे इंक्रीज करना पड़ेगा? जो उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है एटमॉस 1 एटीएम पर, इससे ज्यादा करना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन है जिसमें 760 से ज्यादा वाला ऑप्शन अवेलेबल है? क्या ये है? क्या ये है? नो। क्या ये है? द आंसर इज नो। क्या ये है? यस, दिस इज अवर आंसर। आई होप सो द पॉइंट इज क्लियर। अब हम आगे आते हैं। Which one of the following do not have the tendency to form hydrogen? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए होती है बॉन्डिंग टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन एटम। ठीक हो गया। अब मुझे बताएं कि क्या आपके पास अमोनिया में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन में से कोई अवेलेबल है? ऑफ कोर्स नाइट्रोजन अवेलेबल है। दिस विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब मुझे अपनी थायराइड कोर में क्या कोई ऐसा अवेलेबल है? द आंसर इज यस, वी हैव CH3 CH2OH। O इज अवेलेबल। ठीक हो गया। अब मैं पूछता हूँ क्या इसमें अवेलेबल है कार्बोक्सिलिक एसिड? हम इथेनॉइक एसिड लेते हैं CH3COOH। क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकते हैं? आंसर इज यस, वी हैव एन OH ग्रुप हियर एज वेल। क्या हाइड्रोकार्बन हमारे पास CH3 इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है? द आंसर इज नो। सो दिस इज अवर आंसर। क्यों नहीं बन सकती? इसमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेंपरेचर एट विच। मैंने आपको कहा ये ऊपर वाला क्वेश्चन किया, ये बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन किसको नहीं आती? आप मुझे बताएं। बॉइलिंग पॉइंट वो टेंपरेचर होता है जिस पर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट वैसे कौन सा टेंपरेचर होता है? बॉइलिंग पॉइंट वो टेंपरेचर होता है जिसमें वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकॉज मोस्ट केसेस में एक्सटर्नल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लिया जाता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, वेपर प्रेशर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, इसका तो हमने कोई इस तरह का रिलेशन नहीं पढ़ा कि वो एक्सटर्नल प्रेशर से रिलेट कर रहे हो। नो नो। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट से ठीक है मैं मानता हूँ विस्कोसिटी का रिलेशन किसी तरीके से शायद बनाया जा सकता हो। ठीक है, लेकिन हमारी बुक में नहीं है। हमारी बुक में क्या है? ये बस यही हमारा आंसर। बाकी ऑप्शन पे सोचने की, टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। इतना आसान पेपर तो आधे घंटे से पहले होने वाला ये केमिस्ट्री का पोर्शन। व्हेनेवर द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ब्रोकन दे डू सो लॉन्ग डेफिनेट प्लेन नोन एज क्लीवेज प्लेन। डेफिनेशन, another definition। ज़ैम्बो के 2022 के पेपर की तरह का पेपर उन्होंने बनाया। मैं क्या ही कमेंट दूं इसके ऊपर? इतना आसान पेपर, इतना आसान पेपर। कहाँ पे आप मुझे अपने आपने कोरोनल प्लेन, सैजिटल प्लेन, रिफ्रैक्टरी प्लेन कहीं पे पढ़े हैं केमिस्ट्री? नहीं पढ़े ना। क्लीवेज प्लेन पढ़े हैं, बस क्लीवेज प्लेन ही आंसर है, सिंपल। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ अमॉर्फस सॉलिड। किस बच्चे को ये नहीं पता कि ग्लास एक अमॉर्फस सॉलिड है? किसको ये नहीं पता कि रबर और प्लास्टिक अमॉर्फस सॉलिड? जिसको नहीं पता ना उसको मार पड़नी चाहिए। वो एमडीकेट देके एमबीबीएस करने का हकदार ही नहीं है। ठीक है, जब ग्लूकोज का मैं मानता हूँ अक्सर बच्चों को नहीं पता होता ये अमॉर्फस है कि क्रिस्टलाइन है। अक्सर बच्चों को नहीं पता होता, अच्छे बच्चों को पता होता है, अक्सर बच्चों को लेकिन नहीं भी पता होता। समझ आपको नहीं पता, आपको ये तो पता है ना रबर अमॉर्फस है, प्लास्टिक अमॉर्फस है, ग्लास अमॉर्फस है, तो दिस वन इज आंसर। अमॉर्फस नहीं है, सिंपल। ग्रेफाइट में कार्बन है। अच्छा, डायमंड में टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है, ग्रेफाइट में हेक्सागोनल होता है। आप खोलें जो आपके पास टेबल है ना, ये वाला, मैं पेज नंबर आपको बता दूं, सॉलिड्स वाले चैप्टर में जो यूनिट सेल्स वाला जो टेबल है, एग्जैक्ट पेज नंबर अब मुझे याद नहीं है, इतना लाइक नहीं हूं मैं। ये टेबल हमारे पास बना हुआ है
101 पेज है, इसमें हेक्सागोनल वाले में जाके देखें, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास दिस वन अवर आंसर, ठीक है। और ये कोई अब इसका मतलब ये नहीं कि ये बड़ा मुश्किल एमसीक्यू था, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये सारा टेबल याद है। वैसे मैंने तो तकरीबन ये भी सारा किया हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस एमसीक्यू में आपको ये सारा टेबल याद है। किसी भी अच्छे टीचर ने अगर आपको पढ़ाया होगा ना, तो उसने आपको डायमंड वर्सेस ग्रेफाइट जरूर पढ़ाया होगा। या वैसे ग्रेफाइट का सारों को नॉर्मली पता होता है, हर स्टूडेंट, अच्छे वाले स्टूडेंट को पता होता है कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। मुझे तो पता होता था, मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी बताया हुआ है, मेरे स्टूडेंट्स को भी उम्मीद है आता होगा सारों को। और अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट थे तो आपको भी आता होगा, कोई इसमें मुश्किल वाली बात ही नहीं थी। The principle that states that if a stress, another definition, we are just having definition instead of application based difficult lengthy multiple step questions. We are having simple definitions. The only method, the only way you could have scored 190 plus या 195 plus in this test is to be active, to be present in that moment. अगर आप वहां पर पास्ट की सोचों में नहीं थे, फ्यूचर की सोचों में नहीं थे, बबल शीट को आपने आगे पीछे नहीं किया, 190 प्लस इज कंफर्म, बड़े आसानी से 190 प्लस आ सकते थे सारे पेपर को एनालाइज करने के बाद की मैं बात आपको बता रहा हूं। ओके, द प्रिंसिपल दैट स्टेट्स द स्ट्रेस इज अप्लाइड टू अ सिस्टमैटिक लिनियर सिस्टम नलिफाई द इफेक्ट ऑफ अ स्ट्रेस एज फार एज पॉसिबल, दिस इज कॉल्ड ले शैटलियर्स प्रिंसिपल। ले शैटलियर प्रिंसिपल, हैबर्स प्रिंसिपल कौन सा आपने पढ़ा? आप मुझे बताएं कि आपने बॉयल्स प्रिंसिपल कौन सा पढ़ा? आपने बॉयल्स, क्या बॉयल्स प्रिंसिपल में कहीं पे भी इस तरह की बात थी? वो तो गैसेस के रिलेशन थे, 4 लाख गैसेस के रिलेशन है। हैबर्ट प्रोसेस तो आपने अमोनिया की सिंथेसिस के लिए यूज किया। ले शैटलियर प्रिंसिपल की डेफिनेशन आपसे पूछी जा रही है, वेरी सिंपल, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन रिक्वायर्ड फॉर द मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस। अच्छा, अब आपने यहाँ पर ना इंडस्ट्रियल कंडीशंस नहीं बतानी, आपने हैबर्स प्रोसेस के थ्रू जो मैक्सिमम यील्ड बनेगी ना वो वाली बतानी है। मैं आपको बताता हूँ, इधर लिखते हैं N2 प्लस, पहला क्वेश्चन है जिसमें कुछ लिखना पड़ रहा है मेरा ख्याल है, N2 plus 3H2 equals to 2NH3, डेल्टा H is approximately -92 पॉइंट, जो भी मैं नेगेटिव लिख रहा हूँ, -92 जो भी है नेगेटिव, सिंपल। अब आप मुझे बताएं, क्या ये नेगेटिव है तो फिर इसकी यील्ड बढ़ाने के लिए टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा? वेरी सिंपल, कम करना पड़ेगा। इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एंडोथर्मिक रिएक्शन, डिक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एक्सोथर्मिक। टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। मैं देखता हूँ लो टेम्परेचर वाले ऑप्शन कौन कौन से हैं। ये हाई टेम्परेचर वाला, ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है। ये बाकी, ये भी लो टेम्परेचर है, ये भी लो टेम्परेचर है, ये भी लो टेम्परेचर है, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि इसमें किसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, रिएक्टेंट्स के या प्रोडक्ट्स के? रिएक्टेंट्स के हमारे पास 4 नंबर ऑफ मोल्स हैं, प्रोडक्ट्स के 2 हैं। इंक्रीज इन प्रेशर शिफ्ट्स द रिएक्शन टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ मोल्स। ये वो लाइन है जो मैं हमेशा से बताता आ रहा हूँ स्टूडेंट्स को, प्रेशर का रिलेशन याद करने के लिए। प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? देयर इज ओनली वन लाइन व्हिच आई ऑलवेज आस्क द स्टूडेंट्स टू रिमेंबर। रट्टा लगाने के लिए मैं कहता हूँ, increase in pressure shifts the reaction towards less number of moles, so increase in pressure will shift the reaction towards ammonia। so हमारे पास हाई प्रेशर। अब मैं देखता हूँ कौन से ऐसे ऑप्शन है जिनमें हाई प्रेशर है, कौन से में नहीं है, उनको मैं एलिमिनेट कर। क्या यहाँ पर हाई प्रेशर है? यस, यहाँ पर हाई प्रेशर है। क्या यहाँ पर हाई प्रेशर? नो, दिस ऑप्शन हैज बीन एलिमिनेटेड। अब ये हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर वाले, अब एक में है कंटिन्यूअल एडिशन ऑफ अमोनिया, एक में है कंटिन्यूअल रिमूवल ऑफ अमोनिया। क्या करेंगे आप मुझे बताएं, आप अमोनिया की हीट को बढ़ाना चाहते हैं। ले शैटलियर प्रिंसिपल हमें क्या बताता है? एडिशन या रिमूवल की बात है ना, addition of anything among the products will shift the reaction towards reactants, removal of anything from the products will shift the reaction towards products, addition of anything among the reactants will shift the reaction towards products, removal of anything from the products will shift the reaction towards reactants। I hope so आपको समझ आ गया। नहीं, जिसमें से निकालेंगे रिएक्शन उसकी तरफ आएगा, जिसमें ऐड करेंगे रिएक्शन उससे उल्ट डायरेक्शन में जाएगा। So of course the addition of ammonia will be a wrong option and removal of ammonia will be a better one। I hope so आपको समझ आ गई होगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Consider the following reaction in equilibrium and tell addition of which chemical will turn the cloudy solution into clear। इंतहाई इजी क्वेश्चन। देखें, BiOCl ये क्लाउडी सोल्यूशन को क्लाउडी करता है, ठीक है। अगर ये कम हो जाएगा यानी सोल्यूशन इस साइड पे मूव करेगा तो हमारे पास ये कम होगा। जब ये कम होगा तो सोल्यूशन क्लियर की तरफ मूव करेगा। इसका मतलब है कि हम 3-4 हमें क्या कहा, हमने क्लियर से एडिशन, किस चीज की एडिशन करें। देखिए, आपको पता है कि जब आप रिमूव करेंगे रिएक्टेंट्स में से कुछ रिमूव करेंगे तो रिएक्टेंट्स की तरफ जाएगा। ऐड जब आपने करनी है ना प्रोडक्ट्स वाली साइड पे करेंगे। अब अगर आप ये ऐड करते हैं या ये ऐड करते हैं,
ये दोनों में से कोई चीज ऐड करेंगे ना तो रिएक्शन रिएक्टेंट्स वाली साइड पे जाएगा। लेकिन माय क्वेश्चन टू यू इज कि अगर आप ये ऐड कर रहे हैं, ये तो क्लाउडीनेस का कॉज है, इसकी वजह से रिएक्टेंट रिएक्शन पीछे तो जाएगा, लेकिन क्लाउडीनेस पे इतना इफेक्ट नहीं आएगा। क्लाउडीनेस बहुत स्लोली स्लोली कोई उसमें चेंज आएगा मे बी, बिकॉज जो चीज क्लाउडीनेस कॉज करती है हम उसी को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, हम उसी को ऐड कर रहे हैं। क्लियर सोल्यूशन कैसे बनेगा? बेशक रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन BiOCl की कंसंट्रेशन कम होने में बहुत टाइम लगता है, नहीं होगी काम। ठीक है, सो द बेस्ट वे टू क्लियर टू मेक द सोल्यूशन clear from cloudy is to add HCl. And let me tell you one thing, open your book, page number, we have page number 224 on this one। ये खोल लें, आपको पता चलेगा कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, कि HCl को ऐड करेंगे ना, कौन सा चैप्टर है, केमिकल इक्विलिब्रियम वाला जो चैप्टर है, वहां पे लिखा हुआ है कि अगर आप HCl को ऐड करेंगे तो आपके पास क्लियर सोल्यूशन ऑब्टेन होगा। हम आगे आते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट फार्मूला टू कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आपने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में क्या पढ़ा? रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन, अनदर डेफिनेशन, एक्चुअली दिस इज अनदर डेफिनेशन। वी नो दैट रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर टाइम टेकन फॉर द चेंज, डेल्टा C ओवर डेल्टा T। ठीक है, सो लेट अस गो थ्रू द ऑप्शन। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर द चेंज। पहला ये ऑप्शन हमारे पास इसका आंसर है, लेकिन हम आगे देखते हैं। टाइम टेकन फॉर द चेंज उल्टा हो गया। ठीक है, टाइम टेकन फॉर द चेंज उल्टा हो गया, टाइम टेकन फॉर द चेंज ये भी उल्टा हो गया। आई होप सो द पॉइंट इज। आप सिंपल देखिए ना, रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट क्या होते हैं? मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो पर सेकंड में आ रहा है, यानी टाइम तो डिवीजन जो नीचे डिनोमिनेटर होता है उसमें आ रहा है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब नॉमिनेटर वाले पोर्शन में आ रहा है। इसका मतलब यह है कि कंसंट्रेशन नॉमिनेटर में होगी और जो टाइम है वो डिनोमिनेटर में होगा। यानी अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं भी आ रहा तो आप यूनिट से भी इस क्वेश्चन को ठीक कर सकते थे। आई विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द हाइपोथेटिकल इक्वेशन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट रेट इक्वेशन। अच्छा, अब यहाँ पर ना उन्होंने हमें सिर्फ इक्वेशन दी है। ठीक है, कोई एक्सपेरिमेंटल डाटा नहीं दिया हो। कंसीडर दी हाइपोथेटिकल इक्वेशन, उन्होंने आपको ये इक्वेशन दे दिया है, हाइपोथेटिकल इक्वेशन। अब आपके पास कोई डाटा नहीं है कि ये क्या एक्सपेरिमेंटली जो डाटा होता है, रेट इक्वेशन बनाने के लिए एक्सपेरिमेंटल डाटा चाहिए होता है, लेकिन आपको एक्सपेरिमेंटल डाटा अवेलेबल नहीं है, तो जो डाटा अवेलेबल है उसके हिसाब से बनाएंगे। आपको पता है रिएक्टेंट्स जो होते हैं, रिएक्टेंट्स उनके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, यानी रेट इक्वेशन में रिएक्टेंट्स आते हैं। एक बात हुई। दूसरी बात ये कि रिएक्टेंट के आगे जो कोफिशिएंट लगा होता है ना, वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर बन जाता है। वेरी सिंपल, यानी ए की पावर स्मॉल ए, बी की पावर स्मॉल बी। वेरी सिंपल। CD तो ऑप्शन में भी नहीं है, वैसे वो आता है रेट इक्वल टू के, ए की पावर ए, बी की पावर बी। दिस इज अवर आंसर। आई होप सो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इंतहाई इजी, अभी तक एक क्वेश्चन भी डिफिकल्ट नहीं आया। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैं कोई हवाओं में बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं बोल इस तरह से नहीं बोल रहा कि मैंने मेरे लिए सब बहुत आसान है। मैंने बहुत से बंदों से पूछा है, एवरीवन सेज इट्स इजी, इट्स इजी, इट्स रियली इजी, इट्स लिटरली इजी। 2022 और 2023 के मुकाबले में पेपर इज वे इजी, वे इजी। इफ अ रिएक्शन रेट डज नॉट चेंज विद कंसिडरेशन, अगर आपके पास रिएक्शन रेट रिएक्टेंट की कंसिडरेशन से चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब वो कंसिडरेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, वो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज वो डिपेंड नहीं कर रहा। रेट इक्वेशन क्या है? रेट इक्वल्स टू के, सिंपल। कोई हमारे पास वो नहीं है, आगे एक कंसंट्रेशन है ही नहीं, तो फिर ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर वो होता है जो कंसंट्रेशन की पावर का सम होता है। जब कंसंट्रेशन ही नहीं तो उसके पावर का सम क्या होगा? जीरो। वेरी सिंपल। ये इतना लंबा बताने की मुझे जरूरत नहीं थी, सिंपल स्टेटमेंट ही। इतने इजी क्वेश्चंस हैं। तो आपको मैं बताऊं पहले मैं कैसे के क्वेश्चंस एक्सप्लेन किया करता हूं। नॉर्मली क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं कि जिनको सिंप्लीफाई करने के बाद इस तरह की स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं, और इस तरह की स्टेटमेंट जब बन जाती है तो उसको बोल देते हैं जब आपको ये पता चल कि इसका आंसर भी यही। अब उन्होंने दी ही सिंपल स्टेटमेंट है, तो मैं इसके आगे अब आपको थोड़ा थोड़ा फिर भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किसी तरीके से आपकी जो है कोई भी कन्फ्यूजन बाकी ना रही। एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिर से सिंपल इक्वेशन आ गया। सिंपल इक्वेशन, अगर आपने आर्हीनियस इक्वेशन वाले टॉपिक को एक नज़र देखा होगा ना, या कोई अच्छा टेस्ट रिएक्शन काइनेटिक्स का सॉल्व किया होगा, तो हो ही नहीं सकता कि आपके सामने ये वाली इक्वेशन आई हो, k इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए ओवर आर टी। ये क्यू टी, ये एस टी, ये यू टी, ये कहीं पे पढ़े हैं आपने केमिस्ट्री में? मैंने तो नहीं पढ़े। क्यू टी मेरा है, लेकिन फिजिक्स में पढ़ा होगा। बहरहाल इसका आंसर हमारे पास बीटा है।
इन एंडोथर्मिक रिएक्शन, अच्छा ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ये देखें जी, ये आपके पास एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा। यहाँ पर एंथैल्पी, यहाँ पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की हीट कंटेंट इक्वल है? आंसर इज नो। रिएक्टेंट के कम है, प्रोडक्ट के ज़्यादा है। क्या रिएक्टेंट इज मोर देन दैट ऑफ प्रोडक्ट? द आंसर इज नो। रिएक्टेंट इज प्रोडक्ट इज मोर देन दैट ऑफ, यस दिस इज करेक्ट, बट लेट अस चेक द लास्ट ऑप्शन। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विल नॉट चेंज। अच्छा मेरी बात सुने, ये ऑप्शन भी काइंड ऑफ ठीक है, ठीक है। रिएक्टेंट के जो है ना हीट कंटेंट, वो हीट कंटेंट जो रिएक्टेंट का है वही है, प्रोडक्ट का जो हीट कंटेंट है वही है, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन मेरी बात सुनिए, अगर हम इसको इस तरीके से अप्रोच करते हैं जी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का हीट कंटेंट चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, आंसर इज ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अपना अपना हीट कंटेंट। लेकिन अगर आप इसको इस तरह देखें, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुआ है तो वो कैसे चेंज हुआ है? वो तभी चेंज हुआ है ना जब उसका हीट कंटेंट चेंज हुआ है। नहीं समझे? यानी रिएक्टेंट का हीट कंटेंट ये था, ठीक है, ये रिएक्टेंट का हीट कंटेंट है, ये प्रोडक्ट का हीट कंटेंट है। अब रिएक्टेंट यहां से ट्रांजिशन स्टेट में चेंज हो रहा है, ठीक है। अब ट्रांजिशन स्टेट का हीट कंटेंट डिफरेंट है, यानी रिएक्टेंट का हीट कंटेंट रिएक्टेंट वाला ही है, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट वाला ही है। लेकिन रिएक्टेंट चूंकि प्रोडक्ट में चेंज हुआ है, इसका मतलब उसका हीट कंटेंट चेंज हुआ था तो वो चेंज हुआ है। आई होप सो आपको मेरी बात की समझ लगी है। ये रिएक्टेंट का हीट कंटेंट पहले बढ़ा, फिर थोड़ा सा कम हुआ और वो प्रोडक्ट के हीट कंटेंट के बराबर पहुंच गया, यानी हीट कंटेंट चेंज होने के नतीजे में ही प्रोडक्ट बन रहे हैं। मैं इसको इस तरह अप्रोच कर रहा हूँ, ठीक है। आप कोई बंदा कहता है, यूएचएस वाले कहते हैं जी नहीं ये भी तरीका नहीं है, हीट कंटेंट सेम ही होते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट के। मैं बोलूंगा कि आपने बोला एंडोथर्मिक रिएक्शन, इन एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स विल नॉट चेंज। क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन में चेंज होंगे? नहीं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में भी नहीं चेंज होंगे। तो ये वाला ऑप्शन एंडो और एक्सो दोनों के हिसाब से ठीक बन रहा है, ठीक है। अगर उस तरीके से भी अप्रोच करते हैं जो मैंने पहले बताया था कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के तो सेम ही है, ठीक है, उस तरीके से भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट, उस तरीके से ये वाला ऑप्शन एंडो और एक्सो दोनों के लिए ठीक हो रहा है। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। जबकि जो चार्ली ऑप्शन है वो स्पेसिफिकली एंडोथर्मिक रिएक्शन के हिसाब से ठीक है। सो बहुत सोचने के बाद I have come to the conclusion that the best answer will be this one। अब आपकी की अगर डाटा बताती है तो I don't know why Charlie is not being opted। चार्ली ही बेस्ट आंसर है। प्रोडक्ट का हीट कंटेंट रिएक्टेंट के हीट कंटेंट से ज़्यादा होता है। I'll move towards the next question and remember this was not a difficult question at all। वो तो मैंने इसको इतनी डिटेल इसलिए बताई क्योंकि आपको पता चले कि आपको पता चल सके कि मैंने डी को क्या क्या सोच के रिमूव किया, ठीक है। चार्ली को रिमूव करने के लिए मेरे पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं था, ठीक है। पेपर में बैठे हुए ये वाला जो काम मैंने किया ना, ये विद इन अ मिनट हो जाता है, ठीक है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज्ड टू कैलकुलेट लैटिस एनर्जी। ये भी बड़े मजे का क्वेश्चन था। क्या आपने बॉन्ड हैबर साइकिल के अंदर किसी मेटल को एटमाइज किया था? आई विल से यस। सोडियम सॉलिड को सोडियम गैस में कन्वर्ट करवाया था, ठीक है, उसकी एटमाइजेशन हुई। क्या आपने किसी मेटल को आयनाइज किया था? यस। सोडियम गैस को सोडियम पॉजिटिव आयन गैस में कन्वर्ट कराया था, इसका मतलब इसको आयनाइज कराया था। क्या आपने किसी नॉन मेटल को आयनाइज कराया था? आई विल से यस। आई कन्वर्टेड Cl इनटू Cl नेगेटिव, ठीक है। तो मैंने नॉन मेटल को भी आयनाइज करवाया, मैंने मेटल को भी आयनाइज करवाया, मैंने मेटल को एटमाइज भी करवाया, लेकिन मैंने किसी मेटल को डी आयनाइज नहीं करवाया। डी आयोनाइज तो मैंने किसी मेटल को नहीं करवाया, ठीक है। सो इसका आंसर डी आयोनाइज हो जाएगा। मैंने आपको बाकी तीनों ऑप्शंस की एक्सप्लेनेशन दे दिया, आपको पता चल जाना चाहिए कि बाकी ऑप्शंस क्यों मैं आप नहीं कर रहा। एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड विद एन अल्कली अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। क्या होगा ये आप खुद ही बताएं। एसिड बेस रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। एसिड बेस रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है, यानी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आ गया है। ऑक्सीजन नंबर ऑफ Km इन Mn इन KMnO4 O4 है, O की A की -2 होती है, 4 की मिलेगी तो -8 हो जाएगी, ठीक है। पोटेशियम की हमेशा +1 होती है, पोटेशियम की +1 हो गया, इसकी -8 है, ओवरऑल 0 है। इसका मतलब है +1 में क्या चीज़ ऐड करेंगे तो वो -8 को बैलेंस कर सकेगा। ऑफकोर्स +1 में +7 ऐड होगा तो तभी वो मिलकर +8 टोटल बनेगा और वो -8 को बैलेंस करके 0 बना। आई होप सो आपको मेरी बात की समझ आ गई हो कि इसका आंसर +7 किस तरह है, और ये क्वेश्चन 5 सेकेंड्स के अंदर अंदर हो सकता है।
हम आगे आते हैं। विच स्टेप इज इररेलेवेंट। अच्छा ये क्वेश्चन मजे का क्वेश्चन था। क्यों मजे का? बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन मसला ये है बच्चे ये वाला टॉपिक ही नहीं पढ़ते हैं। मसला ये है कि बच्चे ये वाला टॉपिक छोड़ जाते हैं। जब वो ये टॉपिक छोड़ जाते हैं, बिल्कुल ही नहीं पढ़ते, तो फिर उनके इस तरह के क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। जो जो टॉपर होगा ना, उसने मुझे पूरा यकीन है उसने कभी ना कभी इस टॉपिक को नज़र ज़रूर मारी होगी, ठीक है, और उसका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्या हम रिडॉक्स इक्वेशन को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से सॉल्व करते हुए उनको ऑक्सीडेशन नंबर असाइन नहीं करेंगे? ऑफ कोर्स करेंगे, सो दिस इज नॉट अवर आंसर, ठीक है। क्या हम उनमें से वो वाली एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है? अगर उनको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो फिर क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कैसे करेंगे? दिस इज द सेकंड स्टेप, दिस इज नॉट अवर आंसर। इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब अगर आपने कभी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से इक्वेशन को बैलेंस किया हो ना, तो आपको पता होगा इस तरह करके आप देखते हैं जी ये वाला एलिमेंट है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, अब +2 हो गया, तो इसका मतलब है इसने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं। फिर आप देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए थे, समझ लें 4 इलेक्ट्रॉन गेन हुए थे। फिर आप क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, 4 गेन हुए हैं, नहीं असल में 4 ही लूज हुए होंगे। आप इसको मल्टीप्लाई 2 करके बैलेंस कर लेते। ये मैंने आपको अंदर की बात बताई है, जो आप बुक खोल के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा वहाँ पे किस तरह हुआ होता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना भी एक पार्ट होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का, जबकि स्प्लिट करते हैं आप दूसरे उसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में। आई होप सो आपको बात समझ आ गई। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जाके देख लीजिए कि समझ आ जाएगी, मुझे पता है बहुत कम बच्चों ने पहले देखा होगा। एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट फीचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक्स। रेड कैट एनॉक्स रेड कैट, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी, कैथोड पर रिडक्शन होगी। वेरी सिंपल, ये दोनों क्वेश्चन, ये दोनों ऑप्शन तो ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, क्या रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस नहीं है? ऑफ कोर्स जी हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी। क्या हम अल्टरनेटिंग करंट सोर्स देते हैं? द आंसर इज नो, वी गिव अ डायरेक्ट करंट सोर्स, वी गिव अ बैटरी which provides DC डायरेक्ट करंट, सो दिस इज अवर आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अच्छा NaCl आयनिक कंपाउंड होता है, बच्चे को पता होता है। कैल्शियम ऑक्साइड इज आल्सो आयनिक। हमारे पास H2O इज इक्विवेलेंट, किसको नहीं पता? जबकि NH3 को अगर हम देखते हैं, NH3 तो उस पर लोन पेयर होता है। BF3 को देखते हैं तो उसमें BF का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, ये लोन पेयर लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। NH3BF बहुत ही मशहूर एग्जांपल है। हम अगले क्वेश्चन, दिस वन अवर आंसर, हम अगले क्वेश्चन की व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फीचर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। पहली स्टेटमेंट, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की पोस्टुलेट का पहला पोस्टुलेट, लोन पेयर एज वेल एज बॉन्ड पेयर्स पार्टिसिपेट इन डिटरमिनिंग द ज्योमेट्री, दिस इज अवर आंसर। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, ये वाली बात भी बिल्कुल ठीक है। पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहली चीज देख लीजिए, वैन डर वाल्स रिपल्शन का आप जो ऑर्डर है उसको देख लीजिए जाके, तो आपको पता चले। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग इंटरेक्शन ऑफ मेडिसिन और ड्रग मॉलिक्यूल। ये बात हमारी बुक में नहीं लिखी हुई, ठीक है, हमारी बुक में नहीं लिखी हुई, लेकिन जो इससे नीचे वाली बात है ना, वो हमारी उसके अगेंस्ट बात हमारी बुक में लिखी है। इसका मतलब है कि ये बात ठीक होगी। आई होप सो आपको बात समझ आ गई। अक्सर बच्चे कहते हैं ये वाला ऑप्शन कहीं पे भी नहीं देखा हो, तो यही आंसर होगा, सोचते समझते नहीं है, तो वो फिर अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। अगर आपने आंखें खोल किया होगा तो आपको पता चल गया होगा डी ऑप्शन इनकरेक्ट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। क्या आपको ट्रेंड नहीं आता? एटॉमिक रेडियस increases down the group and decreases along the period in the first few periods, ठीक है। तो ये फर्स्ट फ्यू पीरियड्स में से आ रहा है ना, सिंपल। एटॉमिक साइज along the period डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा? डिक्रीज इसलिए करेगा बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है, वेरी सिंपल। तो हमारे पास पहले सोडियम आता है, फिर मैग्नीशियम आता है, फिर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन, फिर तो हमारे पास ये है सोडियम का सबसे ज़्यादा, मैग्नीशियम का उससे कम, फास्फोरस का उससे कम, सल्फर का सबसे कम, तकरीबन 103 के करीब इसका होता है। मैंने वैल्यू भी प्रॉपर 103 या 4, ठीक है, बुक पे लिखा भी हुआ है। एनीवेज वो लिखे वैल्यूज़ की तरफ जाने की जरूरत नहीं, सिंपल कॉन्सेप्ट लग रहा है, कोई एक्सेप्शन वगैरह नहीं है। अच्छा, डिफरेंस ऑफ लिथियम फ्रॉम अदर अल्कली मेटल्स इज मेनली बिकॉज, मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहता रहता हूँ बच्चे लिथियम का पेक्यूलियर बिहेवियर पढ़ लें। लिथियम के पेक्यूलियर बिहेवियर के अंदर जो पैराग्राफ शुरू में लिखा है ना, उसके अंदर वजह बताइए कि लिथियम का पेक्यूलियर बिहेवियर आया कहाँ से है। वजह ये है कि हमारे पास लिथियम का जो रेडियस है वो बहुत स्मॉल होता है। आपको पता है डाउन दी ग्रुप रेडियस इंक्रीज होता है, तो लिथियम सबसे ऊपर आ रहा है, लिथियम का सबसे स्मॉल है, ठीक है। हाइड्रोजन को नहीं मैं काउंट कर रहा, मैं अल्कली मेटल्स की बात कर रहा हूँ। लिथियम सबसे ऊपर आ रहा है अल्कली मेटल्स में, उसका रेडियस सबसे कम है। जिसका रेडियस सबसे कम होता है उसकी चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। इन दो फैक्टर्स की वजह से लिथियम हमारे पास पिक्यूलियर बिहेवियर शो करता है। सो स्मॉल रेडियस एंड हाई चार्ज डेंसिटी विल बी अवर आंसर। बुक लाइन, बुक खोलें, चलिए मैं पेज नंबर बताता हूँ आपको। पता नहीं आज मेरा पेज नंबर बताने पे दिल क्यों कर रहा है। बेसिकली सारा पेपर बुक में से आया हुआ है, इतना आसान पेपर था,
इसने बुक सही से पढ़ी है, लेक्चर किसी अच्छे टीचर का लिया है, अच्छी तरह लेक्चर के नोट्स बनाया है, नोट्स को अच्छी तरह यूटिलाइज किया है, पेपर वॉज अ पीस ऑफ केक। खोलें पेज नंबर 23, पेज नंबर खोलें, उसमें दूसरे पैराग्राफ में ये लिखा हुआ, ठीक है, ये लिखा है, बुक की लाइनें आप पढ़ लीजिएगा जाकर। सेकंड ईयर, इनकेस आपको नहीं पता कि पेक्यूलियर बिहेवियर किस बुक में लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेसिक इन नेचर। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो जितना मेटेलिक होगा उतना बेसिक ऑक्साइड होगा, ठीक है, जितना नॉन मेटेलिक होगा उतना एसिडिक होगा। अब आप देखें पोटेशियम और सोडियम, ये तो अल्कली मेटल, ये तो हाईली मेटेलिक होते हैं, तो इनके ऑक्साइड तो बेसिक। मैग्नीशियम अल्कलाइनेट मेटल है, ये भी हाईली बेसिक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम जो है ना वो हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड तो नहीं देता, लेकिन एम्फोटेरिक ऑक्साइड जरूर देता है। इसका आंसर ये होगा, और ये हर बच्चे को पता होता है जिसने आंखें खोल के पढ़ा होता है, एफएससी की होती है, एफएससी वाले बच्चे को ये तो पता होता है। एनीवेज, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स ऑफ अल्कली, मैंने अब बच्चों को ना याद करने के लिए बहुत अच्छी ट्रिक बताई हुई है। मैंने एक ट्रिक बताई हुई है कि लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, ठीक है। और लैटिस एनर्जी के बारे में अगर हम देखें ना तो हमें पता होना चाहिए कि लैटिस एनर्जी तब ज्यादा होती है जब कंपेरेबल साइज ऑफ केटाइन एंड एनाइन हो, यानी एनाइन और केटाइन का साइज बराबर बराबर। अगर बड़ा एनाइन है तो बड़ा केटाइन हो, छोटा एनाइन है तो छोटा केटाइन हो, ठीक है। ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड हमारे पास छोटे एनाइंस में आते हैं, जबकि सल्फेट और कार्बोनेट्स ये हमारे पास बड़े साइज के एनाइंस में आते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया सल्फेट एक बड़े साइज का एनाइन है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके साथ बड़े साइज का केटाइन लगेगा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी और सॉल्युबिलिटी कम होगी। मैं देखता हूँ जी, किधर गया अल्कलाइन मेटल, मैं समझ लो इसको तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोल रहे हैं, ठीक है। अल्कलाइन अर्थ मेटल, हमारे पास मैग्नीशियम है, हमारे पास कैल्शियम है, हमारे पास बेरियम है, स्ट्रॉन्शियम बेरियम है, मैं बेरियम ले रहा हूँ भी, ठीक है। आप ये देखिए कि डाउन द ग्रुप हमारे पास साइज बढ़ रहा है या कम हो रहा है, साइज हमारे पास डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे साइज बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या है, लैटिस एनर्जी बढ़ती जा रही है, बिकॉज सल्फेट के साथ हमें लैटिस एनर्जी हाई होने के लिए बड़े साइज का केटाइन चाहिए। लैटिस एनर्जी जब डाउन द ग्रुप बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब क्या है, सॉल्युबिलिटी कम होती जा रही है, कि जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी उसको सेपरेट करना उतना मुश्किल, उतनी ज्यादा उतनी कम सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। वैसे एक और बात भी बताते चलूं आपको कि इट इज आल्सो अ बुक लाइन, हम आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अलॉय। आपको पता होना चाहिए ब्रास, ब्रोंज, स्टील, गम मेटल, जर्मन मेटल, गम मेटल, जर्मन सिल्वर, ये चंद मैंने नाम लिए हैं, ये सारे के सारे हमारे पास जो होते हैं ये अलॉयज होते हैं। स्टील भी एक अलॉय है, ठीक है। ग्रेफाइट इज प्योर कार्बन, इट इज एन एलिमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम इज, कितनी मशहूर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उन्होंने पूछी, उन्होंने को मुश्किल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं पूछी, उन्होंने गोल्ड की, उन्होंने सिल्वर की, 5D या 4D सीरीज में से किसी की नहीं पूछी, उन्होंने 3D सीरीज में से पूछी। एक उन्होंने ऊपर कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछी है, एक उन्होंने क्रोमियम की पूछी, दोनों दो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाले इजी एमसीक्यू उन्होंने दे दिए। और अब सबको पता है क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शन शो कर रहे होते हैं, वो 4s2 की बजाय 4s1 शो कर होते हैं। हम ऑप्शंस को देखते हैं कौन कौन सा 4s1 वाला है, देयर इज अ सिंगल ऑप्शन जिसमें 4s1 भी है एंड दैट इज सी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अगर आपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, आप इजीली इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा तो उसके साथ साथ उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ये तो मेटल्स की बेसिक प्रॉपर्टी है। उसके बाद हम देखते हैं क्या वो हार्ड होते हैं, येस ऑफ कोर्स दे आर हार्ड मेटल्स। क्या उनमें आयंस जो हैं, उनके जो कंपाउंड्स हैं वो कलरलेस होते हैं? नो। हमने स्पेशल पूरे टॉपिक पढ़े हुए हैं कि कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स कहाँ से आते हैं, डी ट्रांजिशन से आते हैं। तो कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड अगर आपने पढ़े हुए हैं तो इसका मतलब है उनके कंपाउंड्स कलरलेस नहीं होते। वेरी सिंपल, दिस इज आवर आंसर। 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन आर शोइंग विच टाइप ऑफ आइसोमरिज्म। अच्छा, अब जो समझदार बच्चे ना उसने विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पोजिशनल आइसोमरिज्म आंसर लगा दिया, लेकिन जो थोड़ा ज़्यादा तेज़ होने की कोशिश कर वो मेटामरिज्म और पोजिशनल आइसोमरिज्म में कंफ्यूज हो गया होगा, ठीक है। द आंसर इज पोजिशनल आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म वो होते हैं जिसमें चेन का स्ट्रक्चर डिफरेंशिएट है। 1 ब्यूटीन का भी चेन स्ट्रक्चर इसी तरह का होता है, 2 ब्यूटीन का भी।
चेन आइसोमर तब होती है जब ऐसे की कोई आइसोमर, ऐसे का कोई आइसोमर आया होता है, ठीक है, मेरा ख्याल आपको समझ आ गई होगी। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर तब होती है जब एक एल्कीन होता है और एक कुछ और होता है, ठीक है, दोनों ही एल्कीन हैं, इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप आइसोमर नहीं है। मेटामरिज्म क्यों नहीं है ये? मेटामरिज्म लास्ट एफएलपी था, एज फार एज आई रिमेंबर, इनसाइड का लास्ट एफएलपी था और उसमें भी मेटामरिज्म और पोजीशन आइसोमरिज्म का क्वेश्चन आया था, मैंने बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैं दोबारा थोड़ा सा बता देता हूँ। मेटामरिज्म शो करते हैं ईथर्स, ठीक है, ईथर्स जिनमें ऑक्सीजन आ रहा होता है। मेटामरिज्म शो करते हैं कीटोन जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप आ रहा होता है, ठीक है। मेटामरिज्म शो करते हैं हमारे पास, और कौन से शो करते हैं? मेन दो यही हैं, और भी वैसे कर रहे थे लेकिन अब अचानक से मेरे माइंड से निकली। मैंने इसे क्या नतीजा निकाला था कि वो वाले ग्रुप्स की पोजिशनल आइसोमरिज्म को हम मेटामरिज्म कह देते हैं, जिनमें जो फंक्शनल ग्रुप है ना वो एक इस तरह का ग्रुप आ रहा होता है विद इन द चेन कोई एटम या फिर कोई ग्रुप आ रहा होता है, उनकी पोजिशनल की तरह के आइसोमरिज्म को हम मेटामरिज्म कहते हैं। जबकि अल्काइंस जिनमें कोई वो जो फंक्शनल ग्रुप है ना वो कोई ग्रुप नहीं है, बस बॉन्ड है या कोई इस तरह की चीज़ है, ठीक है, उनकी जो विद इन द चेन जो ट्रांजिशन है हम उनको भी पोजिशनल आइसोमरिज्म ही कहते हैं, ठीक है। मेरा ख्याल है आपको वो कोई बात समझ लगी होगी, उम्मीद तो है मेटामरिज्म और पोजिशन आइसोमरिज्म के दरमियान का डिफरेंस आपको करना आ गया। अब आप बोले अल्कोहल है, जो अल्कोहल OH ग्रुप है, क्या OH ग्रुप विद इन द चेन आ रहा है? नो, OH ग्रुप इज अ ब्रांच। मैंने आपको बताया विद इन द चेन अगर आपका फंक्शनल ग्रुप आ रहा हो और उस फंक्शनल ग्रुप के अंदर कोई एटम या कोई ग्रुप हो तो वो अगर आगे पीछे शफलिंग करेगा तो वो मेटामरिज्म हो गया। कोई एटम या ग्रुप नहीं, बॉन्ड है, तो वो हमारे पास सिंपली पोजिशन आइसोमरिज्म कंसीडर होगी। और यही केस है हमारे पास 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन में। हमारे पास आ जाता है विच टाइप ऑफ आइसोमरिज्म डिस्प्ले बाय कंपाउंड हैविंग सेम स्ट्रक्चर फ्रॉम। अच्छा, दिस इज द बेसिक थिंग इन दिस क्वेश्चन। जिसने ये सेम पढ़ लिया था ना ध्यान से, उसने सिंपली इसका ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म लगा दिया होगा। चेन आइसोमरिज्म, मेटामरिज्म, टॉटोमरिज्म, इन तीनों के अंदर स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम नहीं होता। ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म में स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होता है, बस एटम्स आगे पीछे शफल हुए होते हैं डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ, या फिर कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड है तो साइक्लिक कंपाउंड है तो तब। मेरा ख्याल आपको बात समझ आ गई होगी, फर्दर एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पंजाब की, मेरा ख्याल है कोई ऐसा एमसीक्यू अभी तक नहीं है जो पंजाब की बुक से बाहर हो, या कोई ऐसा एमसीक्यू नहीं है जो मुश्किल हो। होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिवाइडेड इनटू एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक, ठीक है, कोई इसमें मुश्किल बात। हाँ, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में आप बच्चे कंफ्यूज हो गए, जबकि आपने ये देखना आपकी बुक में किस तरह उनको डिवाइड किया गया। आपकी बुक में उनको एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में डिवाइड किया गया। हम आगे आते हैं। Which of the following is an example of subsequent group which releases electron? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स और मेटा डायरेक्टर्स में से आपने बताना था इनमें से ऑर्थो पैरा डायरेक्टर कौन सा। मैंने आपको सिंपली बताया हुआ है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स में अल्काइल ग्रुप्स के अलावा बाकी सारे जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स में उनके ऊपर लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है, लोन पेयर्स होते हैं। और जो मेटा डायरेक्टर्स हैं उनमें जो कार्बन होता है, जो कार्बन या जो ग्रुप अटैच हो रहा होता है बेंजीन के साथ, वो पार्शली पॉजिटिव चार्ज होता है या पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। अगर हम इसको देखें ना, इसमें ये हमारे पास एन ग्रुप अटैच हो रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज वाला है, ये हमारे पास मेटा डायरेक्टर है। एक कार्बन CN बॉन्ड में कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। कार्बन हमारे पास, ये हमारे पास जो है मेटा डायरेक्टर है, बट अच्छे स्टूडेंट को पता होता है, उसने एग्जाम्पल याद की होती है, उसको पता होता है। NO2 का तो बड़ा स्ट्रांगली मेटा डायरेक्टर है, बहुत ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। जबकि NH2 देखें ना, इसमें N के ऊपर लोन पेयर है, ठीक है। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। इट इज़ बेसिकली एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इट इज़ एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के हिसाब से बताना था। दिस वाज आवर आंसर। हम आगे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन। आप ये देखें, यहाँ पर NO3 लिखा हुआ है इन्होंने, यहाँ पर अगर आप देखें तो इन्होंने NO2 पैरा पोजीशन पे लगा दिया। पैरा पोजीशन पे कब NO2 आता है? पैरा पोजीशन पे तो NO2 आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? बिकॉज NO2 इज बेसिकली अ मेटा डायरेक्टर, इज एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। अगर आएगा भी ना तो इस जगह पे आएगा, कभी इधर तो आ ही नहीं सकता। दिस इज टोटली रॉन्ग। इसको अगर आप देखते हैं साथ O2 बना दिया। अब आप इसको देखें ना, इसको देखें, NO2 है, ठीक है, H2SO4 है, 50 to 50 डिग्री 55 डिग्री सेंट क्या है, बिल्कुल ठीक है। HNO3 ऐड हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। ये अगर आप देखते हैं ना, देखिए HNO3 में से NO2 जो है ना वो तो इधर लग गया, ठीक है, पीछे बचा H और O। उस H और O के साथ वो वाला हाइड्रोजन लग जाएगा जो पहले इधर लगा हुआ, और ये हाइड्रोजन और ये OH मिल के वाटर में। आई होप सो द पॉइंट इज क्लियर। हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। In Friedel graph isolation, an acyl group is introduced into the benzene ring in the presence of V2O5. Very simple question. This is our answer. हम आगे आते हैं।
बुक लाइन्स आइडेंटिफाई द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, असेंडिंग का मतलब होता है पहले कम है फिर ज्यादा हो रही है, ठीक है, यानी आपने कम से ज्यादा की तरफ जाना है। अब आपको पता होना चाहिए कि अल्काइल आयोडाइड्स आर द मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास अल्काइल ब्रोमाइड्स, फिर हमारे पास आते हैं अल्काइल क्लोराइड्स, फिर हमारे पास आते हैं अल्काइल फ्लोराइड्स। अब हमें चाहिए इससे उल्टी, यानी फ्लोराइड्स ग्रेटर देन क्लोराइड्स, फ्लोराइड लेस देन क्लोराइड्स, लेस देन ब्रोमाइड्स, लेस देन आयोडाइड्स। कौन सा वाला ऑप्शन हमें ये वाला दे रहा है? फ्लोराइड लेस देन क्लोराइड, लेस देन ब्रोमाइड, लेस देन आयोडाइड। आई होप सो द पॉइंट इज क्लियर। मेरा ख्याल आपको समझ आई। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस उन्होंने ऊपर अल्काइल हैलाइड्स लिखे, नीचे उन्होंने सिर्फ हैलोजेंस दिए, पर वो बच्चे जो ध्यान से देखेंगे उनको समझ आ जाएगी कि हैलोजन का मतलब है हैलाइड्स के हिसाब से हमने पढ़ा। दिस वन इज द बेस्ट आंसर, ठीक है, दिस वन इज द बेस्ट आंसर। अब हम आगे आते हैं आइडेंटिटी। अब इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है? इसमें कॉन्सेप्ट आपको पता है, अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी के दो कॉन्सेप्ट दिए गए थे, एक बॉन्ड एनर्जी वाला, एक बॉन्ड पोलैरिटी वाला। बॉन्ड पोलैरिटी वाला कहता था अल्काइल फ्लोराइड्स आर द मोस्ट रिएक्टिव, बॉन्ड एनर्जी वाला कहता था अल्काइल आयोडाइड्स आर द मोस्ट रिएक्टिव। एक्सपेरिमेंट ने हमें बताया कि अल्काइल आयोडाइड्स आर द मोस्ट रिएक्टिव। सो बॉन्ड एनर्जी वाला जो कॉन्सेप्ट था वो ठीक था। मैंने एक दफ़ा आपको टॉपिक भी रिवाइज करवा दिया, वैसे अब तो आपने एमडी दे दिया, अब टॉपिक रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। एनीवेज हम आगे आते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। इसके लिए ना मैंने आपके लिए फेडरल की बुक का एक पेज निकाल के रखा। अब अगर आप बोलेंगे कि ये क्वेश्चन फेडरल से है तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। क्यों अच्छी बात है? बिकॉज ये चीजें हर एक एमडी कैट का टीचर आपको पढ़ाता है, ठीक है, लेक्चर में ये चीजें पाई जाती हैं। वो कह रहा है स्ट्रॉन्ग बेस का सब्स्टिट्यूशन इन प्रेफरेंस टू एलिमिनेशन। हम बेस वाला कॉन्सेप्ट जाके पढ़ते हैं उस पेज से। रोल ऑफ लिविंग ग्रुप इज सेम इन एलिमिनेशन एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन। पढ़ते हैं देखिए, सब्स्टिट्यूशन इज मोर फेवर देन एलिमिनेशन बाय डिक्रीजिंग सॉल्वेंट पोलैरिटी। देख लेते हैं, डिक्रीजिंग टेंपरेचर फेवर मोर एलिमिनेशन मोर देन। मैंने आपको खुद नहीं बताना, मैं आपको सिंपल बुक का पेज, दिस इज अ पेज फ्रॉम फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड, ठीक है, ज्यादा बड़ा हो गया। बेस वाली बात की हुई है इन्होंने, हाँ बेस। वो कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस कॉजेज सब्स्टिट्यूशन इन प्रेफरेंस टू एलिमिनेशन। अगर आप देखें ना, यहां पे लिखा है स्ट्रॉन्ग बेस सच एज OH नेगेटिव, OR नेगेटिव, NH2 नेगेटिव कॉज एलिमिनेशन इन प्रेफरेंस टू सब्स्टिट्यूशन। दिस इज अ कंप्लीट ऑपोजिट लाइन, ठीक है। हमने ढूंढनी है करेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हम इस वाले पे आते हैं, सब्स्टिट्यूशन इज फेवर मोर देन एलिमिनेशन बाय डिक्रीजिंग सॉल्वेंट पोलैरिटी। सॉल्वेंट पोलैरिटी पे आ जाए, ये देखेंगे या कोई नहीं, एलिमिनेशन इज फेवर मोर देन सब्स्टिट्यूशन बाय डिक्रीजिंग सॉल्वेंट पोलैरिटी। पहली लाइन दी हुई है और वो भी बिल्कुल उल्ट दी हुई है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये वाला जो टॉपिक है ना, ये पीटीबी की बुक में नहीं है, ठीक है, लेकिन ये टॉपिक हर टीचर पढ़ाता है। दूसरी बात ये कि ये टॉपिक एज फार एज आई रिमेंबर पीएमडीसी के सिलेबस में मेंशन है। यानी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं ना जो पीएमडीसी के सिलेबस में तो है लेकिन पीटीबी में नहीं है। मैं बच्चों को कहता था इसने पीटीबी का फेडरल का कुछ भी नहीं पढ़ना, कम से कम वो वाले टॉपिक कर ले जो पीएमडीसी के सिलेबस में मेंशन है। तो जिसने वो मेरी बात मानी होगी तो उसके लिए ये बहुत हलवा क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये देखते हैं, डिक्रीजिंग टेम्परेचर विल फेवर एलिमिनेशन मोर देन सब्स्टिट्यूशन। टेम्परेचर का इफेक्ट देखना, एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर विल फेवर एलिमिनेशन मोर देन सब्स्टिट्यूशन। ठीक हो गया। अब रोल ऑफ लिविंग ग्रुप इन एलिमिनेशन रिएक्शंस इज सिमिलर टू दैट इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्या पता चला आपको? आपको ये पता चला कि द करेक्ट आंसर इज दिस वन। ये लिख क्यों नहीं रहा? क्या हो गया इसको? इसको डिलीट करते हैं, अब लिख ओके। रोल ऑफ लिविंग ग्रुप इन एलिमिनेशन इज सिमिलर टू इन सब्स्टिट्यूशन। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, अल्काइल हैलाइड्स involving CX bond breakage and CNU bond formation simultaneously would follow which one of the following mechanism। मैंने आपके सामने एक मैकेनिज्म बनाया, वो कह रहे हैं CX बॉन्ड ब्रेक होना है और CNU बॉन्ड बनना है। इससे पता ये चल रहा है, अब CNU बॉन्ड बन रहा है ना और CX बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इससे पता चल रहा है कि ये सब्स्टिट्यूशन हो रही है, एलिमिनेशन नहीं हो रही। एलिमिनेशन में CNU बॉन्ड नहीं बनता, ठीक है, CNU बॉन्ड एलिमिनेशन में आगे से नहीं बनता, ठीक है। अब हमारे पास ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए।
अब वो कह रहे हैं बॉन्ड ब्रेकेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन एक ही स्टेप में हो रही है, साइमल्टेनियसली हो रही है। तो ये मैकेनिज्म मैंने आपके सामने बनाया है, ये किसका मैकेनिज्म है? दिस इज SN2 मैकेनिज्म। SN1 में पहले आयनाइजेशन होती है, उसके बाद उसमें एडिशन होती है, दैट इज अ 2 स्टेप प्रोसेस। वो कह रहे हैं साइमल्टेनियस होना है, एक स्टेप में होना है, वो हमारे पास SN2 होता है। CnH2nO इज द जनरल फार्मूला। किसी भी बच्चे को पता है कि ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का जनरल फार्मूला, कीटोन वुड बी द आंसर। जिसको नहीं पता वो सिंपली कैलकुलेट करेगा। कैसे कैलकुलेट करेगा? ईथर है जी, CH3OCH3, ठीक हो गया। CH6O, N हमारे पास अगर 1 है तो N को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। वेट अ सेकेंड, हमारे पास 2 है, N अगर हमारे पास 2 है तो 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो यही कह रहे हैं ना 2N होना चाहिए, तो 2 टाइम तो 4 होता है, लेकिन यहाँ पर तो 6 है। इसका मतलब ये ईथर का फार्मूला नहीं है। ईथर में तो होना चाहिए 2N+2, जब हम 4 में 2 ऐड करेंगे तब 6 आ जाए। एनीवेज ईथर हैज बीन एलिमिनेटेड। मुझे पता चल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड का नहीं है, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 ऑक्सीजन एटम्स आते हैं, तो इधर एक है, मैं इसको कैलकुलेट ही नहीं कर रहा। कार्बोलिक एसिड, फिनोल का भी मुझे ये नहीं लग रहा, ठीक है। तो मैं सिंपली सीधा सीधा कीटोन्स को कैलकुलेट करना स्टार्ट करता हूँ। CH3COCH3, मैंने एक प्रोपानोल लिया जो सिंपलेस्ट कीटोन है हमारे पास। मैंने देखा जी C3 है, H6 है और O है, ठीक है। CCH6O, CN अगर 3 है, 2N हमारे पास 6 होगा। दिस फार्मूला इज अलाइनिंग विद दिस जनरल फार्मूला, सो कीटोन इज अवर आंसर। हम आगे आते हैं। The blue color of Fehling solution is changed to red when warmed with an aldehyde due to the formation of which of the following। किसी भी बच्चे को पता है कि जो हमारे पास ब्रिक रेड पीपीटी होता है ना, वो क्यूप्रस ऑक्साइड का होता है। क्यूप्रस ऑक्साइड का मतलब है Cu2O, जिसमें इसकी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी +1 ऑक्सीडेशन। कितना सिंपल क्वेश्चन था। कंफ्यूजिंग ये तब होता है जब वो CuO दे देते, बच्चों को याद ना आ रहा CuO था या Cu, तब मुश्किल है। इन्होंने तो दिया ही आसान है, ऑप्शंस इतनी इजी दी हैं, ठीक है। रिएक्शंस ऑफ HCN विद फॉर्मेल्डिहाइड, दिस इज बेसिकली द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। और कौन से रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। क्या एक्सप्लेन करूं मैं इसमें? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल कैन गिव आइडोफॉर्म? देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स। प्राइमरी अल्कोहल में हमारे पास देयर इज ओनली 1 सिंगल अल्कोहल, इथेनॉल, व्हिच गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट। और सेकेंडरी अल्कोहल में ओनली 2 ओल्स, ठीक है। 2 ही तरह के अल्कोहल्स देते हैं। अब हम ऑप्शन में देखते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक मशहूर ज़माना इथेनॉल है। दैट्स अवर आंसर। किसको नहीं आता? सबको आता है। कॉमन नेम ऑफ 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड इज लैक्टिक एसिड। किसको नहीं आता? जो आपने ऊपर रिएक्शन पढ़ा है, इसी रिएक्शन के अंदर जब एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करा के आगे उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करी तो उधर ये बना हुआ था। जिस बच्चे ने ध्यान से बुक पढ़ी है, 12वां चैप्टर ध्यान से पढ़ा है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स वाला, उसके अंदर ये लिखा हुआ है। करेक्ट रिगार्डिंग फिनोल। आपने एसिडिक ऑर्डर नहीं पढ़ा, आपने वो जो एसिडिक ऑर्डर, मैं पेज नंबर आपको बताता हूँ, जिसमें लिखा हुआ है, जिसमें फिनोक्साइड आयन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बने हैं और साथ ऊपर उन्होंने ऑर्डर बताया कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रेटर देन फिनोल, ग्रेटर देन वाटर, ग्रेटर देन अल्कोहल। वो कहाँ पे बना हुआ है? मैं आपको पेज नंबर बताता हूँ। दिस इज द पेज नंबर। आपके पास बुक का पेज है 220, ठीक है। आप इसको जाके खोल के देखिए, ये ऑर्डर आपकी बुक में बना हुआ, उसी ऑर्डर के अंदर से क्वेश्चन आ गया। कहता है फिनोल एंड वाटर आर इक्वली एसिडिक। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। वो कहता है फिनोल इज लेस एसिडिक देन कार्बोनेट। दिस इज 100% ट्रू। फिनोल इज लेस एसिडिक देन वाटर। दिस इज रॉन्ग। फिनोल इज लेस एसिडिक देन इथेनॉल। दिस इज रॉन्ग। द ऑपोजिट इज ट्रू। हम नेक्स्ट और सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर हीटेड विद अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड। मैंने आपको ना एक बात बताई हुई है, इस स्टेरिफिकेशन का जो रिएक्शन है उसमें से क्वेश्चन आना ही होता है। 90% केसेस ऐसे होते हैं कि स्टेरिफिकेशन में से क्वेश्चन आ जाता है, आना ही होता है। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं हर दफा यही बोलता होता था। Here we have another question from esterification, but this is the easiest question one can make. Easiest question. Last but not least, which one of the following is not an amino acid? ग्लाइसिन हो, लाइसिन हो, ग्लूटामिक एसिड हो। अच्छा, आप मुझे बताएं, क्या आपने कहीं पे ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटेरिक एसिड? अच्छा, अब एक ना यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात है, काइंड ऑफ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। हम कह सकते हैं कि आपके पास जो 13वां चैप्टर था ना, 13वां चैप्टर, उसमें अमाइनो एसिड वाला पार्ट जो था ना, अमाइनो एसिड वाला पार्ट, वो कौन ही शामिल था? उससे पहले शामिल था। एनीवेज, ये आपके पास एक टेबल बना हुआ है बुक में। एफएससी जिसने अच्छे से पढ़ गया ना, उसको पता होगा। देखें, बायो में भी अब बच्चे कुछ बोल रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। एक्चुअली
आई थिंक कि इस तरह के कुछ क्वेश्चन आ जाए तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन कुछ इस तरह के दे देते हैं कि वो आपके पास जो सिलेबस आउटलाइन है ना उनसे रिलेट कर रहे होते हैं, लेकिन जो बुक में वो वाले आउटलाइन वाले टॉपिक हैं उनके अंदर नहीं होते, आसपास वाले टॉपिक्स में। तो जब आसपास वाले टॉपिक वाले क्वेश्चन रिलेट कर रहे हैं तो दे कैन पुट देम इन दी पेपर, आई थिंक सो दे हैव दी प्रिविलेज टू डू इट, कर सकते हैं, उन्होंने किया। एनीवेज कुछ नहीं होता, ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं हो सकता। इस तरह के हम इसको रिलेट कर सकते हैं प्रोटीन वाले पार्ट से, कि प्रोटीन्स वाला जो पार्ट है उसके अंदर आप अमाइनो एसिड के बारे में पढ़ना है, तो अमाइनो एसिड के अंदर से क्वेश्चन आ गया। अब बुक में वो बता रहा है कि आपके पास ग्लाइसिन भी एक अमाइनो एसिड है, लाइसिन भी एक अमाइनो एसिड है, ग्लूटामिक एसिड भी एक अमाइनो एसिड है, इससे क्या बचता है हमारे पास? द आंसर इज फोलिक एसिड। नहीं यकीन आता तो बुक से जाके खुद देख लें माय डियर स्टूडेंट्स। दिस इज द एंड ऑफ MD-CAT 2024 सेशन। लास्ट में मैंने MD-CAT की डिस्कशन करा दिया और आई फील लाइक कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। एटलीस्ट इनसाइड MD-CAT के स्टूडेंट्स के 195 प्लस ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। आप सबको भी गुड लक। वन थिंग आई वुड लाइक टू से, एडमिशन फिर भी 3000 स्टूडेंट्स का ही होना है, मेरिट विल बी हाई एज फार एज आई थिंक। एनीवेज जो वाकई ही डिजर्विंग हो गया, जिसने मेहनत की होगी, अल्लाह उसकी मेहनत को रायगा नहीं करेगा। ही विल श्योरली गेट अ सीट इन दी गवर्नमेंट सेक्टर। माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए हमेशा की तरह अच्छे से पढ़ें, मेरे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।